हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग जो है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में किए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या है, फिर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कितना होता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है वह डाइपोल मोमेंट कितना होता है। फिर हमने एक पढ़ा था डेरिवेशन कि जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी पॉइंट पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम बोले थे कि वह जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए कि इसका डेरिवेशन जो है वह तो इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए है, बट जो है कितना आता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी, डेरिवेशन को भी समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन ना है उसमें कंसेप्ट होते हैं, कुछ कंसेप्ट हैं और उसी कंसेप्ट पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन आता नहीं है एग्ज़ाम में, मतलब हूबहू डेरिवेशन यदि नहीं आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसका मतलब उस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्वेश्चन बनाने वाला ना क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन है तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आपकी भूल है। तो डेरिवेशन को भी आपको समझना चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी फार्मूला यदि कैसे ड्राइव हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यदि आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये फार्मूला कितना और कितना होता है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे और रट के यदि फार्मूला गए तो आप भूल जाएंगे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी डेरिवेशन यदि हुआ है और वो फार्मूला जो ड्राइव होकर निकला है वो फार्मूला किस तरह से निकला है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो वो जानना ज़रूरी है। इसलिए आपको डेरिवेशन को भी समझना पड़ता है। फिजिक्स में बच्चे क्या करते हैं कि डेरिवेशन आएगा नहीं इसलिए डेरिवेशन देखेंगे नहीं, और डेरिवेशन यदि बच्चे आप नहीं देखेंगे ना तो उस पर जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला आप कितना रट लीजिए, फार्मूला फिजिक्स में इतना ज़्यादा है और कोई नया फार्मूला बन जाएगा उसी के थ्रू, उसी के हेल्प से कोई नया फार्मूला भी ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए वही डेरिवेशन का यूज करके कुछ नया फार्मूला ड्राइव कर दिया हो और उसमें आपको पूछ लिया उससे क्वेश्चंस, तो वहाँ पर बच्चे ना फंस जाते हैं। तो फिजिक्स में ना आपको किसी चीज़ को छोड़ के नहीं चलना है। यदि आप किसी चीज़ को छोड़ के सोचेंगे हम जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट यूज करके कभी भी जो है वह अचीवमेंट नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। तो आप शॉर्टकट मेथड जानते रहिए, लेकिन जानने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट पर ही चलते रहिए। शॉर्टकट नहीं चलना है, आपको जानना है, प्लस में लॉन्ग भी जानना है, उसके पीछे का कंसेप्ट भी जानना है। तो जहाँ पर जो चीज़ यूज होगी वहाँ पर वो चीज़ यूज करेंगे, बट शॉर्टकट के सहारे यदि एग्ज़ाम को क्रैक करने की का सोच रहे हैं तो ये गलत है। आप उस चीज़ से सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो एक बार डेरिवेशन को भी देखिए और समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है और वो आया कितना, और क्या मतलब कि उसके पीछे का कंसेप्ट कितना है। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना होता है, वह भी हमने डेरिवेशन उसका भी किया, उसके पीछे का भी कंसेप्ट क्या है वो भी आप देखिए। आज हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। फिर पढ़ेंगे कि उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, और इसके पीछे के और सारे कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और पढ़ेंगे कि टॉर्क समझने से पहले समझ लेंगे कि टॉर्क है क्या। चूँकि आप क्लास 11th में टॉर्क समझे होंगे कि टॉर्क क्या है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा उसके बारे में जो है जानकारी देंगे। ठीक, तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को, सपोज दैट ये डाइपोल है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ना एक माइनस क्यू चार्ज है, और इस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया गया है। ये इस तरह से हमारा ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पोल को पुटअप किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो अब देखिए कि यदि ये डाइपोल है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2a। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2a डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस 2a होगा। ठीक, और यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर होगा, मतलब सेंटर से ये डिस्टेंस इधर a और इधर भी क्या होगा, a। अब इस डाइपोल को हम कहाँ प्लेस कर दिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि पुट किए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें हम डिस्कस किए थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है।
अब देखिए जैसे ही इसको पुट किए बच्चों, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव निगेटिव से एक डाइपोल क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती कहाँ से है, पहले तो ये चीज़ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से और जाती कहाँ है, निगेटिव की ओर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर जा रही हैं तो इधर होगा निगेटिव और इधर होगा पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, इस साइड में निगेटिव होगा, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगाता है ये चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही है फोर्स लगाना, तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और वह फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव की ओर तो ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऐसे। और कितना फोर्स लगाया बच्चों, Q इंटू ई, इतना लगाया, ठीक है। और इस निगेटिव चार्ज पर तो इधर है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो इस पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे, और वो कितना लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा क्यू ई फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों पर, एक पर फोर्स इधर क्यू ई और दूसरे पर इधर क्यू ई, दोनों पर जो है, दोनों एंड पर, एक पर ये जैसे डाइपोल है तो इस पर इस डायरेक्शन में और इस पर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा, तो जब दोनों पर फोर्स जो है अलग अलग लगा और इसको एक इधर से खींच रहा है और इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे डाइपोल है यदि इसको रख दिया और इस पर फोर्स लग रहा है तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि इस पर एक फोर्स इधर और एक फोर्स ऐसे, तो ये क्या है, रोटेशन में आएगा, ठीक। तो इस पर फोर्स कितना हो गया टोटल, तो इस पर नेट फोर्स जो होगा वह क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा, और दोनों फोर्स बराबर है बच्चों, ये दोनों फोर्स क्या है, ये F1 बराबर क्यू ई मान लेते हैं, F1 जो है वह क्या है, क्यू ई है, और F2 भी कितना है, F2 भी क्या है, क्यू ई है, ठीक, क्यू ई ही है। तो ये दोनों फोर्स जो है इक्वल में है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एफ नेट कितना होगा, तो एफ नेट कितना होगा, F1 प्लस F2। तो यदि हम इसको जोड़ें F1 प्लस F2 नेट, तो यहाँ पर इसका वेक्टर सम करेंगे बच्चों, F1 प्लस F2 यदि हम इसका वेक्टर सम करें तो कितना होगा, इसका डायरेक्शन यदि हम चेंज करके, जैसे इस डायरेक्शन में है तो इसको ऐड करने के लिए इसका सेम डायरेक्शन करना पड़ेगा, तो इसको यदि इस डायरेक्शन में करें तो माइनस क्यू ई लिखें, तो क्यू ई माइनस क्यू ई, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफ नेट कितना आएगा, 0। यानी इस पर क्या है, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जब एडिशन करेंगे तो वेक्टर लॉ को फॉलो करके ऐड करेंगे, और जब वेक्टर लॉ को फॉलो करके ऐड करेंगे तो बच्चों, तो इधर एक वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो इस, या तो इस फोर्स को आप इस डायरेक्शन में मूव कर लीजिए, सेम डायरेक्शन में बना लीजिए, या इसको इस बगल आप जो है डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। तो डायरेक्शन को चेंज करने में निगेटिव साइन आता है, अब बिना डायरेक्शन चेंज किए हम वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर को जो है वह सेम डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो जैसे इसको किए तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई, तो क्यू ई प्लस में क्यू ई माइनस में क्या आ गया, 0। यानी इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्या नोट करेंगे कि नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल, नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल बी 0। नेट फोर्स कितना उस पर लगेगा, 0 लगेगा बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बट यदि इस जगह पर यूनिफॉर्म के जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस पर जो है फोर्स जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इट मे बी 0 या इट मे नॉट बी 0, यानी 0 हो भी सकता है बट 0 नहीं भी हो सकता, ऐसा भी होगा। ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल बी 0। यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल बी 0 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किया जाएगा तो इस पर फोर्स क्या होगा, 0। लेकिन यहीं पर यूनिफॉर्म के जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इस तरह का,
और इसमें किसी डाइपोल को हम यदि प्लेस कर देते, इस तरह से डाइपोल को हम प्लेस कर देते, यहाँ पर प्लस क्यों होता और यहाँ माइनस क्यों होता, इसको प्लेस कर देते, तो इस पर फोर्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी जीरो होगा। ठीक है, तो फोर्स में भी जीरो या मे नॉट भी जीरो, ये याद रखिएगा। तो किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर उस पर नेट फोर्स, फोर्स नहीं, केवल फोर्स की बात नहीं कर रहे, फोर्स तो दो लग रहे हैं ये, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। फोर्स कितने लगेंगे, दो, बट नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो यदि क्वेश्चन में थोड़ी सी यदि चेंजेस कर दी जाए तो ऑप्शन बदल जाएगा। ठीक है, कि क्या है कि आपको कितने फोर्स लग रहे हैं, तो दो। हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन ये बन जाए, हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि प्लेस कर दिया जाए तो कितने फोर्स लग रहे हैं, तो टू। ठीक है, एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ आर एक्टिंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट यदि क्वेश्चन ये हो जाए कि हाउ मच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाउ मच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा जीरो। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो इस तरह से आपको में भी क्लियर हो गया होगा कि नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। यदि नेट फोर्स इस पर जीरो होगा तो यह जो है इस पर फोर्स तो नहीं काम कर रहा है, बट क्या काम कर रहा है बच्चों, टॉर्क। टॉर्क काम कर रहा है। तो टॉर्क है क्या, पहले ये समझ लीजिए कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क बच्चों ना ये है कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस, यानी जब कोई भी दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स किसी भी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लगें और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस पर लगें, कुछ डिस्टेंस पर लगें तो वह टॉर्क क्रिएट करते हैं। और किसी भी बॉडी पर यदि टॉर्क लगता है तो वह बॉडी ना रोटेट करती है। किसी भी बॉडी पर यदि टॉर्क लगता है तो वह क्या करती है, रोटेट करती है। इट मीन्स टॉर्क है क्या, टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स। फोर्स एक कपल में फोर्स जो है वह एक फोर्स को हम टॉर्क नहीं कहेंगे। जब किसी बॉडी पर दो फोर्स लगे तो वह टॉर्क कहलाएंगे। फिर भी दो फोर्स भी टॉर्क नहीं कहलाएगा। उसका कंडीशन क्या है, दो फोर्स लगे और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। जैसे मान लीजिए कि इस पर हम दो फोर्स लगा दें और सेम डायरेक्शन में लगा दें तो क्या यह बॉडी रोटेट करेगी, दोनों फोर्स इधर से ही लगे, दोनों फोर्स ऐसे ही, मान लीजिए ये दो फोर्स हैं, ये दोनों इस डायरेक्शन में लगे, तो क्या यह बॉडी रोटेट करेगी, ये बॉडी जो है ये इस तरह से ऊपर ऊपर जाने लगेगी, इस तरह से ऊपर जाने लगेगी, मतलब ये मोशन करेगी ऊपर की ओर। रोटेशन के लिए दो फोर्स लगेगा लेकिन वह अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए जैसे एक फोर्स हम यहाँ लगा दिए यहाँ और सेम पॉइंट पर ये नीचे, दोनों फोर्स इस तरह से लगा, तो ये दोनों फोर्स ऐसे लगने से यह बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अब एक फोर्स नीचे से एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, ये भी दो फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन क्या रोटेट किया, क्या नहीं। तो इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि दो फोर्स हों और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, अपोजिट डायरेक्शन में हों और कुछ डिस्टेंस पर लगे हों। जैसे एक यहाँ लग रहा है इस किनारे पे, इस कॉर्नर पे, और दूसरा इस कॉर्नर पे लग रहा है। एक अब डाउनवर्ड लग रहा है और एक अपवर्ड लग रहा है। इधर से डाउनवर्ड कीजिए, इधर से अपवर्ड, तो ये ना ये इस तरह से मूव कर जाएगा, सॉरी ये इस तरह से ना मूव कर जाएगा। अब ये जब इस तरह से मूव करेगा तो ये रोटेट कर जाएगा। इधर से एक फोर्स नीचे से लग रहा है, एक फोर्स इधर नीचे दबा रहा है, एक ऊपर उठा रहा है, तो एक तरह से मूव कर जाएगा। तो कपल ऑफ फोर्स होना चाहिए, दो फोर्स होने चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए और दोनों अलग अलग पॉइंट पर लगने चाहिए, उस बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर लगने चाहिए, तब वह ना क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या है, इसका मीनिंग आप समझ गए। टॉर्क का डिफिनीशन हम बाद में समझ लेंगे। टॉर्क क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पर यदि लगेंगे तो वह क्या कहलाएंगे, टॉर्क कहलाएंगे। इट क्रिएट अ टॉर्क। ठीक है, अलग अलग फोर्सेस कितने, दो, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट डायरेक्शन, एट डिफरेंट पोजीशन एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पोजीशन पर
यदि किसी बॉडी पर यदि दो फोर्स काम कर रहे हैं तो वो टॉर्क क्रिएट करेंगे। सेम पोजीशन पर करेंगे यदि दोनों फोर्स काम करेंगे तो टॉर्क नहीं कहलाएगा, क्योंकि टॉर्क के कारण कोई भी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। तो यदि किसी बॉडी में रोटेशन हो रहा है तो उसमें एक फोर्स नहीं काम कर रहा है, उसमें कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो। तो कपल ऑफ जो फोर्स होता है वही है टॉर्क। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ना एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, पहला कंडीशन। दूसरा, इनका जो है मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस सेम पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, देखिए अलग अलग पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ये अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं। तो ये क्या क्रिएट कर दिया है, टॉर्क। और टॉर्क के कारण अब ये जो डाइपोल है ना, ये रोटेट करना शुरू करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा, ये इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो रोटेशन क्यों हो रहा है, टॉर्क के कारण। तो टॉर्क किसी बॉडी को क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट क्रिएट अ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, दे फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इधर फोर्स, वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स और उसके बीच का क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक, इधर फोर्स, कोई एक फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है आपका टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, टॉर्क एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई एक फोर्स ले लीजिए, एक फोर्स कोई क्यू ई, चलिए लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, एक फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, यह फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बच्चों, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का, ये है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट सी दे दीजिए, ये बी सी कितना होगा, ये वाला बी सी जो होगा ये होगा कितना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्स के बीच का। एक फोर्स हम क्यू ई लिख दिए और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, कितना डिस्टेंस होगा बच्चों, तो ये क्या है, इसको हम मान लिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यदि ये थीटा एंगल पर एक डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट कहाँ होता है, माइनस से प्लस, ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस पर है, तो ये डाइपोल इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो देखिए जैसे ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये डाइपोल रखा है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ क्या है, प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, सॉरी दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। फिर से देखिए, ये हमारा है यहाँ प्लस क्यू, ये है हमारा माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट, ये थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इसका इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ए होगा, ये इसके इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर यदि ए हो गया, ए कंपोनेंट, तो ए थीटा है, तो ए क्या हो गया, पी कॉस थीटा, ध्यान से समझिएगा, ए हो गया पी कॉस थीटा, और ए वाला जो कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, पी साइन थीटा। आप यहाँ से देख लीजिए, तो ए पी साइन थीटा हो गया। तो ए पी साइन थीटा, ए परपेंडिकुलर
है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी साइन थीटा। तो यदि हम इसको यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, पी साइन थीटा ही तो होगा, पी साइन थीटा भी तो होगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, पी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। ऐसे आप ले सकते हैं, आप आसानी से निकालना चाहे तो। या तो आप इसमें ना दूसरा तरीका, ये डिस्टेंस निकालने का क्या है, इस डिस्टेंस को आप ना पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, या तो आप ना ट्रिग्नोमेट्री रूल लगा के निकाल लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री रूल में आप क्या निकालेंगे कि यदि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, ए एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, थीटा है ना, और ए क्या दिया है, ए हमारा यहाँ कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है 2a, ध्यान से देखिएगा हाइपोटेनियस कितना है 2a, हमको चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन साइन थीटा देता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमको चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो गया एच साइन थीटा इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, एच कितना दिया है 2a, तो क्या हो गया ए आपका पी साइन थीटा हो गया, या 2a साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर, 2a साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, 2a साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का ना आप जो है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा को रख दीजिए, 2a साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए q इंटू 2a क्या बन गया बच्चों, q इंटू 2a क्या बन गया p, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया p, और यहाँ पर मान लीजिए इंटू है ना, p ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अभी आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखिए, पी ई साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, 2a इंटू क्यू, क्यू इंटू 2a क्या बन गया p, और पी ई साइन थीटा हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा p क्रॉस ई, p क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू होगा p क्रॉस ई, और a क्रॉस b को तोड़ेंगे तो a b साइन थीटा मिलता है। तो p ई साइन थीटा को यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p क्रॉस ई लिखेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस ई हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यह हमारा क्या था, यह हमारा था 2a डिस्टेंस, हमको क्या चाहिए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन फोर्स, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, कोई एक फोर्स और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स हम क्या लिख दिए क्यू ई, और दूसरा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए डिस्टेंस। और ए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ गया बच्चों, तो ये हमको चाहिए क्या चाहिए परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस कितना है 2a, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, हाइपोटेनियस को 2a साइन थीटा है तो 2a साइन थीटा रख दिए, 2a इंटू क्यू करके p बन गया और p ई साइन थीटा हो गया। अब इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो p क्रॉस ई हो गया। इस तरह से जो टॉर्क लगता है वह कितना लगता है, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस कर देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है p क्रॉस ई, यानी p ई साइन थीटा के बराबर लगता है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें, अब जब यदि ये टॉर्क जो है वह कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर, तो यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास डायरेक्शन होगा, तो टॉर्क लगेगा किस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो दिख रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यही तो है p का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि इधर माइनस है ये डाइपोल मोमेंट का, और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इस हाथ को आप डाइपोल मोमेंट पर रखेंगे, डाइपोल मोमेंट p क्रॉस ई, तो थंब कहाँ जा रहा है p क्रॉस ई, जहाँ से जिधर जा रहे हैं p से e की ओर, तो p क्रॉस ई, तो थंब कहाँ जा रहा है नीचे की ओर, यानी जो टॉर्क होगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, टॉर्क इधर लगेगा p क्रॉस ई, p क्रॉस ई। ठीक है, p क्रॉस ई, ठीक, ये देखिए p क्रॉस ई, p क्रॉस ई, ठीक, तो थंब कहाँ जा रहा है नीचे की ओर, यानी थंब नीचे की ओर जा रहा है, यानी टॉर्क इधर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा p क्रॉस ई, यानी टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ होगा। ठीक, ये है टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर p क्रॉस ई, कैसे निकाले,
तो P क्रॉस E आपको कैसे इसको निकाले, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किए, तो इसका डायरेक्शन P क्रॉस E, तो P क्रॉस E ये देखिए इस डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में क्या है P है, तो P क्रॉस E, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे मतलब ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है अंदर, नीचे नहीं अंदर जा रहा है, तो अंदर को तो अब अंदर ब्लैक बोर्ड के अंदर तो बना नहीं सकते, तो उसको कहाँ बना दिए नीचे की ओर, P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, थंब कहाँ जा रहा है अंदर की ओर, तो ये हो गया हमारा टॉर्क का डायरेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉर्क कहाँ लगेगा अंदर की ओर, ठीक। तो ये टॉर्क जो है इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। अब जब ये रोटेट करेगा बच्चों, ये जरूर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो रोटेट करेगा तो कब इस पर टॉर्क मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, P क्रॉस E, P क्रॉस E अंदर की ओर जा रहा है थंब, यानी थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो केस पढ़ लीजिए, केस फर्स्ट, यदि हम साइन थीटा की वैल्यू, यदि साइन थीटा जो है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यदि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब ये समझिए कि यदि आप यहाँ से ये समझ लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारा फार्मूला टॉर्क का आ गया। टॉर्क का फार्मूला क्या आ गया, टॉर्क का फार्मूला आ गया PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये आ गया हमारा टॉर्क का फार्मूला। अब देखिए पहला केस फर्स्ट में यदि थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब क्या होता है कि यदि थीटा 0 हो जाए दैट इज आप क्या लिख सकते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू क्या 0, यानी इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों ना जो डाइपोल रखा गया है, वह डाइपोल एंगल जो यहाँ थीटा बना रहा है वह एक घूम के कुछ इस तरह से ऐसे होके ये 0 हो जाए, मतलब ये जो डाइपोल है ना कुछ इस तरह से हो जाए, यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाए -Q और यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाए +Q, और ये डाइपोल का डायरेक्शन ये हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये हो गया। यानी आप साइन थीटा का मतलब 0, साइन मतलब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जो है डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल मोमेंट इस तरह से था और वो घूम के कुछ ऐसे हो गया, तो डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। और जब डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो होगा क्या, यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू पुट कर दीजिए, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क P इंटू E इंटू 0, यानी टॉर्क कितना होगा 0। यानी आप बोल सकते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब होगा, तो जब किसी डाइपोल को हम कैसे रख दें बच्चों, जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग यदि रख दिया जाए तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 होगा। 0 का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वह टॉर्क मिनिमम होगा, ठीक है। तो टॉर्क मिनिमम कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, या तो आप बोल सकते हैं कि जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है क्या हो, पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर along the same direction, both are along the same direction, ऐसे लिख लीजिए, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो, और उस सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, और थीटा की वैल्यू 0 होने से साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और 0 होने से टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखिए कि यदि थीटा, इसको जो हम ये थीटा एंगल पर रखे थे, यदि हम इसको कुछ इस तरह से रख दें, केस सेकंड, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, केस सेकंड देखिए, ये आपका ना केस एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। सेकंड केस देखिए, केस सेकंड केस में यदि आप देखेंगे कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कुछ इस तरह से रख दिया गया, यहाँ है -Q और यहाँ है क्या +Q, और ये एंगल कितना बना दिया 90 डिग्री। यदि ये एंगल 90 डिग्री किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल यदि 90 डिग्री बना दिया तो क्या होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू यदि 90 डिग्री पर पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू यदि 90 डिग्री पर यदि इसको हम पुट कर देते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90, PE
साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क जो है वह मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। यानी जब थीटा 90 डिग्री, यानी जब हम किसी भी डाइपोल को कैसे प्लेस कर दें? परपेंडिकुलर प्लेस कर दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस केस में जो टॉर्क होगा वह मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री पर यदि प्लेस किया जाए तो टॉर्क मैक्सिमम। और टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब डाइपोल को हम कैसे प्लेस कर दें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करें और वह बोथ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यदि सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क क्या होगा? 0। तीसरा केस ये बनता है कि यदि हम डाइपोल को जो है 180 डिग्री पर प्लेस कर दें तो क्या होगा? डाइपोल को यदि हम 180 डिग्री पर प्लेस कर दें, 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया बच्चों? केस नंबर थर्ड, केस थर्ड है। देखिए केस थर्ड में यदि आप देखिए कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम डाइपोल को ऐसे रखें, मतलब इधर कर दें प्लस क्यू, इधर कर दें माइनस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए इधर हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हुआ यहाँ पर? 180 हुआ। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इतना, तो एंगल कितना? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? यदि थीटा कितना हो? 180 डिग्री हो, उस केस में क्या होगा? उस समय टॉर्क कितना होगा? तो ये 180 पर क्या होगा कि यदि 180 रखे, देखिए ये 180 पर मतलब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बना? 180। अब 180 में यदि साइन 180 की वैल्यू रखें तो साइन 180 भी कितना होता है? साइन 180 भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो साइन 180 यदि 0 होता है तो टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपका 3 केस हुआ। पहला केस, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन दैट केस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल बी 0। ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे प्लेस कर दिया जाए? परपेंडिकुलर। उस केस में क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप ना इस, जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है, ये मैक्सिमम यहाँ पर टॉर्क है, जैसे 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 इसका एंगल घटता जाएगा, टॉर्क कम होता जाएगा, टॉर्क कम होता जाएगा, और टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क ऐसे जाने पर टॉर्क 0 हो गया। अब फिर जैसे जाएंगे तो ये टॉर्क फिर ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये टॉर्क मैक्सिमम हो गया। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पर। और टॉर्क जो है 0 कब होता है? तो टॉर्क 0 दो जगह पर होता है। कितना? यदि थीटा 0 हो या थीटा क्या हो? 180 हो। यानी आप बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बोथ द केसेस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल विल बी 0। ठीक है, टॉर्क जो है वह 0 होगा, चाहे वह पैरेलल में रखा हो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको पैरेलल बोलेंगे। यदि हम इसको पलट दें और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो गए, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। तो उस केस में भी हमारा टॉर्क क्या होगा? 0। तो टॉर्क 0 कब होगा? 2 केस में। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। 90 से जैसे जैसे वह रोटेट करते करते धीरे धीरे एंगल कम करता जाएगा, और जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए चाहे एंटी पैरेलल हो जाए, उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा? 0 होगा। टॉर्क का डायरेक्शन भी हम बता दिए कि आप टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लगाएंगे, तो P क्रॉस E, और ये थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर, तो जो टॉर्क लगेगा वह इनसाइड लगेगा, अंदर की ओर। जिधर थंब जाएगा उधर ही आपका टॉर्क होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो जो है कल हम बात करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।